ऐसे डिसअपियरेंस केसेस जिन्हें आज भी एक बड़ी मिस्ट्री माना जाता है, जिन्हें जानकर आप भी शॉक हो जाओगे। नंबर 1, एक एक्सपीरियंस्ड ब्रिटिश एक्सप्लोरर पर्सी फॉसेट को पूरा यकीन था कि अमेज़न जंगल के अंदर एक बहुत पुराना शहर छुपा हुआ है जिसे वो लॉस्ट सिटी जेड बोलता था। असल में फॉसेट को बचपन से ही मैप्स, अननोन लैंड्स और एक्सप्लोरर्स की कहानियों में दिलचस्पी थी, और जब उसने ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन किया उसके बाद वो टॉप क्लास सर्वाइवर बन गया जिसका काम जंगलों और बॉर्डर्स को मैप करना था। 1906 के बाद फॉसेट बार बार अमेज़न रेन फॉरेस्ट भेजा गया। वहीं उसने एक अजीब चीज नोटिस की कि वहाँ के लोकल ट्राइब्स कहते थे कि जंगल के अंदर पहले एक बड़ी एडवांस सिटी थी। साथ ही फॉसेट ने ओल्ड पोर्चुगीज मैन्युस्क्रिप्ट्स पढ़े जिसमें एक लॉस्ट सिटी का जिक्र था जहाँ स्टोन बिल्डिंग्स, एग्रीकल्चर और ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी थी। उसने उस सिटी का नाम लॉस्ट सिटी जेड दिया। आखिरकार 1925 में फॉसेट ने डिसाइड किया कि वो उस लॉस्ट सिटी को ढूंढ के रहेगा। वो अपने 21 साल के बेटे जैक और उसके फ्रेंड रैली रेमेल के साथ जंगल के डीप एरिया में एंटर हुआ। जाते वक्त उसने एक लेटर छोड़ा जिसमें लिखा था, अगर हम वापस ना आए तो हमें ढूंढने मत आना। उसके बाद तीनों कभी वापस नहीं लौटे। ना कोई सिग्नल मिला, ना कोई बॉडी और ना ही कोई कैंप। बाद में कई सर्च टीम जंगल में गई, लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि जो लोग उन्हें ढूंढने गए वो भी वापस नहीं लौटे। सर्च मिशंस में 100 से ज्यादा लोग जंगल में मरे या गायब हो गए, लेकिन फॉसेट का कोई कंफर्म ट्रेस नहीं मिला। कुछ ट्राइब्स ने बोला कि 3 लोग उनके एरिया से गुजरे थे। कुछ ने कहा उन्हें मार दिया गया और कुछ ने कहा फॉसेट जंगल में ही रह गया। लेकिन हर स्टोरी अलग थी। आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी से अमेज़न के कुछ अनएक्सप्लोर्ड एरियाज में एंशिएंट अर्थवर्क्स, रोड्स और सेटलमेंट्स मिल रहे हैं जो फॉसेट की बात को थोड़ा रियल बनाते हैं, लेकिन अभी भी लॉस्ट सिटी जेड का एग्जैक्ट लोकेशन अननोन है। नंबर 2, 1974 में यूएसए में कॉनी कॉन्वर्स नाम की एक सिंगर और सॉन्ग राइटर थी, लेकिन उस टाइम वो फेमस नहीं थी। उसकी लाइफ में सब कुछ धीरे धीरे क्रम्बल हो रहा था। करियर नहीं चल रहा था, पर्सनल लाइफ मैसी थी और अकेलेपन का भार उस पर हावी हो चुका था। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि एक दिन उसने अपना सारा सामान कार में पैक किया, बैंक अकाउंट क्लोज किया, फ्रेंड्स को इमोशनल लेटर्स लिखे जिसमें उसने लिखा कि वो एक नई शुरुआत करने जा रही है, लेकिन उसने कोई एड्रेस, कोई डेस्टिनेशन कुछ भी मेंशन नहीं किया। जुलाई 1974 में वो अपनी वोल्क्सवैगन बीटल में बैठी, गुड बाय कहा और फिर कभी वापस नहीं आई। पुलिस ने अज्यूम किया कि शायद वो जानबूझकर लोगों से दूर हो गई, लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि उसके बाद उसका कोई फाइनेंशियल रिकॉर्ड नहीं मिला, ना जॉब, ना बैंक एक्टिविटी, ना मैरिज रिकॉर्ड और ना ही डेथ रिकॉर्ड, जैसे वो सिस्टम से ही इरेज हो गई हो। कई सालों बाद जब इंटरनेट और म्यूजिक आर्काइव्स पॉपुलर हुए, कॉनी कॉन्वर्स के पुराने सॉन्ग सडनली रीडिस्कवर हुए और वो अपने डिसअपीयरेंस के बाद फेमस हो गई। यानी जब वो लोगों के बीच थी तब उसके म्यूजिक ऑलमोस्ट कोई नहीं सुनता था, लेकिन गायब होने के बाद उसके ओल्ड रिकॉर्डिंग्स रीडिस्कवर हुए। लोगों ने उन्हें इंटरनेट पे शेयर किया और वो पॉपुलर हो गई, लेकिन कॉनी कॉन्वर्स का कभी कुछ पता नहीं चला। आज भी कोई नहीं जानता कि वो कहीं नई आइडेंटिटी के साथ जिंदगी जी रही थी या फिर उसके साथ कोई ट्रेजेडी हुई थी। नंबर 3, 11th सेंचुरी में चाइना के लॉन्ग माउंटेन रूट के शाओलिन टेम्पल से कुछ बुद्धिस्ट मॉन्क्स का कारवां निकल रहा था। उनका मिशन पवित्र स्क्रॉल्स और डोनेशन को एक डिस्टेंट मॉनेस्ट्री तक पहुंचाना था। सबसे अजीब बात यह थी कि ये रूट पहले भी यूज होता आ रहा था। वहाँ कोई अननोन जंगल या रिस्ट्रिक्टेड जोन नहीं था। कारवां में 10 से 12 मॉन्क्स थे, सब ट्रेंड थे। उन्हें सिर्फ मेडिटेशन ही नहीं बल्कि बेसिक मार्शल स्किल्स भी
आते थे। लोकल विलेज ने कंफर्म किया कि उन्होंने इन मॉन्क्स को शांति से चलते देखा था, लेकिन फिर एक पॉइंट के बाद पूरा कारवां गायब हो गया। नेक्स्ट विलेज तक वो कभी पहुंचे ही नहीं। कई हफ्तों बाद जब शाओलिन टेम्पल को कोई खबर नहीं मिली तो इंक्वायरी हुई, रूट चेक किया गया। हैरान करने वाली बात यह थी कि एक माउंटेन के पास उनका सामान मिला, जिसमें उनके वॉकिंग स्टफ, फूड बॉल्स और कुछ स्क्रॉल्स कंटेनर्स मिले, लेकिन मॉन्क्स का कुछ पता नहीं चला। ना उनकी बॉडी मिली और ना ही कोई स्ट्रगल के साइन। लोकल लोगों ने कहा कि उस एरिया को साइलेंट वैली बोला जाता है, जहां फॉग अचानक आ जाती है और साउंड इको भी स्ट्रेंज लगता है। कुछ विलेजर्स ने क्लेम किया कि उस दिन रात को उन्होंने सिर्फ घंटी जैसी आवाज सुनी, लेकिन किसी इंसान को नहीं देखा। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि शायद उन पर डाकुओं ने अटैक किया, लेकिन फिर बॉडीज क्यों नहीं मिली, जबकि कुछ मानते हैं कि मॉन्क्स ने किसी सीक्रेट स्पिरिचुअल रिट्रीट का रास्ता लिया और दुनिया से गायब हो गए। ये घटना टेम्पल क्रॉनिकल्स और ओरल हिस्ट्री में मेंशन है। सबसे अजीब बात यह है कि शाओलिन रिकॉर्ड्स में लिखा है, दे एंटर्ड द माउंटेन्स एंड डिड नॉट रिटर्न। आज भी कोई नहीं जानता कि वो मॉन्क्स लूट का शिकार हुए या खुद गायब हो गए। नंबर 4, पापुआ न्यू गिनी के डेंस रेन फॉरेस्ट में 1962 में एक भाषाविद गया था। उसका पर्पस एक ऐसी ट्राइबल लैंग्वेज डॉक्यूमेंट करना था जो दुनिया ने पहले कभी रिकॉर्ड नहीं की थी। सबसे अजीब बात यह थी कि जिस ट्राइब से वो मिला उसका कांटेक्ट बहुत लिमिटेड था और जंगल इतना घना था कि मैप्स भी रिलायबल नहीं थे। वो भाषाविद एक लोकल गाइड के साथ जंगल के अंदर गया। स्टार्ट में सब नॉर्मल था, कैंप सेट हुए, ऑडियो नोट्स बने, वर्ड्स और साउंड रिकॉर्ड किए गए। फिर एक दिन सुबह कैंप खुला मिला, पर भाषाविद गायब था। हैरान करने वाली बात यह है कि उसका बैग, नोटबुक, रिकॉर्डर सब कैंप में ही था, सिर्फ वो इंसान मिसिंग था। गाइड ने बोला कि रात में भाषाविद ने कहा था कि वो थोड़ा आगे ट्राइब के एल्डर्स से मिलने जा रहा है। सर्च शुरू हुई, जंगल एक्सप्लोर किया गया, लेकिन ना फुट स्टेप्स मिले, ना स्ट्रगल के साइन। ऐसा लग रहा था जैसे वो जंगल के बीच अचानक गायब हो गया हो। अजीब बात यह थी कि बाद में पास के विलेज से रिपोर्ट आई कि उन्होंने एक अकेले आउटसाइडर को देखा जो उनकी ही लैंग्वेज में बात कर रहा था, लेकिन बिल्कुल गलत तरीके से, जैसे वो वर्ड सीख रहा हो। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में इस केस का सिर्फ लिमिटेड मेंशन मिलता है, नाम, एग्जैक्ट ट्राइब और फाइनल कंक्लूजन मिसिंग है। इसीलिए आज भी ये केस एक क्वेश्चन बनकर रह गया है। नंबर 5, 1896 में इंग्लैंड के बेलबैरो हिल्स पर एक स्मॉल आर्कियोलॉजिकल खुदाई चल रही थी। सबसे अजीब बात यह थी कि ये जगह पहले से ही लोकल लेजेंड्स से जुड़ी थी। लोकल्स कहते थे कि यहाँ रात में जाना खतरनाक हो सकता है। एक दिन एक आर्कियोलॉजी टीम यहाँ एक्सकवेशन के लिए आई। टीम में कुछ रिसर्चर्स, लेबर्स और एक सुपरवाइजर था। सुबह वो लोग टूल्स के साथ हिल के अंदर ट्रेंच खोदने लगे। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि शाम तक पूरी टीम गायब हो चुकी थी। जब पास के गांव वाले नेक्स्ट डे वहां पहुंचे तो साइट बिल्कुल साइलेंट था। टूल्स वहीं पड़े थे, रोप्स, नोटबुक्स, लंच बैग्स, लेकिन एक भी इंसान नहीं था। सबसे अजीब बात यह थी कि ट्रेंच आधा खुदा हुआ था, जैसे लोग काम करते करते अचानक रुक गए हों। कोई ब्लड, कोई स्ट्रगल, कोई फुटप्रिंट्स नहीं थे। पुलिस और लोकल्स ने सर्च किया, हिल के अंदर भी देखा, आसपास के फॉरेस्ट में भी, लेकिन कोई ट्रेस नहीं मिला। बाद में कुछ लोगों ने कहा कि बेलबैरो हिल्स में अंडरग्राउंड सिंक होल्स हो सकते हैं, लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि कोई कोलैप्स के साइन भी नहीं मिले। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में इस इंसिडेंट का सिर्फ शॉर्ट मेंशन मिलता है, डिटेल्ड रिपोर्ट नहीं। इसी वजह से कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये स्टोरी रियल इवेंट प्लस फॉल्कलोर का मिक्स हो सकती है। लेकिन सबसे मिस्टीरियस बात यह है कि अगर ये सिर्फ कहानी थी तो टूल्स और आधे खुदे ट्रेंच का मिलना क्या था। नंबर 6,
1823 में आर्कटिक ओशन में एक ब्रिटिश शिप होप समुद्री सफर पर था। तभी अचानक क्रू ने फॉग के बीच दूर एक शिप देखा जो लहरों के बहाव के साथ तैर रहा था। कैप्टन ने नोटिस किया कि शिप का मूवमेंट बिल्कुल अनकंट्रोल्ड था, जैसे उसे कोई चला ही नहीं रहा हो। उस शिप का नाम जेनी था। क्यूरियस होके होप के सेलर्स उस शिप के पास गए और रोप के थ्रू उस पर चढ़ गए। जैसे ही वो डेक पर पहुंचे सभी के होश उड़ गए। हैरान करने वाली बात यह थी कि पूरा क्रू बर्फ में जमा मिला। कैप्टन अपनी चेयर पर बैठा हुआ था, पेन हाथ में था, जैसे अभी लॉग बुक लिख रहा हो। क्रू के बाकी मेंबर्स अपने डेली पोजीशन में थे। कोई पैनिक नहीं और कोई फाइट नहीं। शिप के लॉग बुक ने सबको और ज्यादा कंफ्यूज कर दिया। उसमें लास्ट एंट्री लिखी थी कि शिप आर्कटिक आइस में फंस चुकी है और डेट 17 साल पुरानी थी। मतलब जेनी के क्रू उसी वक्त मर चुके थे, लेकिन शिप सालों तक अकेले ड्रिफ्ट करती रही। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि उनकी डेथ एक्सट्रीम कोल्ड की वजह से हुई थी, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि कोई सडन डिजास्टर हुआ होगा। होप के क्रू ने शिप को टो करने की कोशिश की, लेकिन हैवी आइस और वेदर की वजह से वो पॉसिबल नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद वो शिप फिर से फॉग में गायब हो गई और दोबारा कभी नहीं मिली। नंबर 7, 1978 में ऑस्ट्रेलिया के फ्रेडरिक वैलेंटिच एक 20 साल के पायलट थे जिन्हें 150 घंटे का टोटल फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। लेकिन एक दिन वो सिंपल ट्रेनिंग फ्लाइट पर गए थे। रूट बिल्कुल नॉर्मल था, वेदर भी ठीक था, लेकिन फ्लाइट के बीच उन्होंने रेडियो पर बोला कि उनके ऊपर एक स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट घूम रहा है, एकदम अनयूजुअल मूवमेंट में, जैसे कोई मेटल ऑब्जेक्ट हवा में स्पिन कर रहा हो। हैरान करने वाली बात ये थी कि वैलेंटिच बार बार कह रहे थे कि वो ऑब्जेक्ट कोई एयरक्राफ्ट जैसा नहीं लग रहा है। वैलेंटिच ने बताया कि उनका कंट्रोल एयरक्राफ्ट से जा रहा है। लास्ट के आखिरी सेकंड्स में उनकी वॉइस एकदम पैनिक मोड में चली गई। उनका लास्ट ट्रांसमिशन था, "इट्स नॉट एन एयरक्राफ्ट एंड नाउ इट्स जस्ट हॉवरिंग"। और फिर रेडियो एक वियर्ड मेटालिक साउंड देने लगा, लगातार 17 सेकेंड्स तक। इसके बाद वैलेंटिच का प्लेन हवा में कहीं गायब हो गया। ना प्लेन मिला, ना ही बॉडी, जैसे एयरक्राफ्ट हवा में डिसॉल्व हो गया हो। इन्वेस्टिगेटर्स ने हर पॉसिबिलिटी चेक की, क्रैश, सुसाइड, स्मगलिंग, लेकिन कोई भी क्लू नहीं मिला। और सबसे मिस्टीरियस ट्विस्ट ये था कि उसी रात ऑस्ट्रेलिया के साउथ कोस्ट पर मल्टीपल लोगों ने एक ब्राइट फास्ट मूविंग ग्रीन लाइट देखी थी जो सी के ऊपर घूम रही थी, एग्जैक्टली उसी जगह पर जहां वैलेंटिच का प्लेन वैनिश हुआ था। किसी को नहीं पता कि वो ऑब्जेक्ट क्या था और वैलेंटिच का क्या हुआ। दोस्तों, कौन सा डिसअपीयरेंस आपको सबसे ज्यादा मिस्टीरियस लगा? कमेंट में मेंशन जरूर करें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।